हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ क्लासेस हम लोगों ने किया। तो कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा, तो आप इसका भी करवाइए। तो हमने ये विचार किया है कि फोर्थ सेमेस्टर के पैरेलल सेकेंड सेमेस्टर की भी कुछ क्लासेस ऐसे आती रहेंगी और दोनों के पूरे क्लासेस करवाए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस को कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस जो राजन सीरीज में दिए हुए हैं उनको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। तो बच्चों, ये राजन सीरीज का पहला क्वेश्चन इसमें ये है पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। ये बच्चों थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, सपोज करिए कि एक त्रिभुज है ये। ठीक बच्चों, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ दिया है कि 120 डिग्री का एंगल है, यहाँ मान लीजिए कि 120 डिग्री का है और इसको मान लीजिए कि ये 20 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो 120 और 20 140 हुआ और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो बच्चों ये 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। अब इसमें ये पूछा है कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? असमान। यहाँ देख लीजिए तीनों कोण असमान है। तो कह रहा है छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है। तो बच्चे जो छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यही थ्योरम पूछा है बच्चों। तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है? छोटी होती है बच्चों। क्या होती है? छोटी होती है। छोटी होती है। ये थ्योरम है, ध्यान रखिए। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। और ये किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन सा में दिया हुआ है। ऑप्शन सा में दिया हुआ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन रहा। इसमें पूछा है कि योग का तत्समक अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी है, ये पूछ रहा है। तो तत्समक अवयव क्या होता है? तो किसी संख्या का तत्समक अवयव वह संख्या होती है जो उस संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिलती है बच्चों। तो किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वही संख्या मिले, इसके लिए हम क्या करेंगे सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या a है, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि यही हमें मिले। तो अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? जीरो ऐड कर दें, तो वही संख्या मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी? वही संख्या मिलेगी। वही संख्या मतलब क्या? a मिलेगी। तो इसी को, जीरो को ही क्या बोलते हैं बच्चों? तत्समक अवयव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तत्समक तत्समक अवयव बोलते हैं बच्चों। इसी जीरो को ही तत्समक अवयव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जीरो को ही क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। और 21 ऑप्शन में बच्चों दिया है, ऑप्शन सा में दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन सा में। और ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिए इसको। बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है 5xy स्क्वायर में x का गुणांक पूछ रहा है बच्चों। कह रहा है x का गुणांक बताइए। तो गुणांक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले सब इसको एक बार लिख लेंगे जो चीजें दी हुई हैं। क्या लिखा है? 5xy स्क्वायर, यही चीज लिखा हुआ है बच्चों। कह रहा है x का गुणांक, तो जिसका गुणांक पूछे उसको हटा दीजिए और जो बाकी बची हुई चीजों को लिख दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x को हटा देंगे तो 5 बचेगा और y स्क्वायर। तो इसका जो गुणांक होगा बच्चों, x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक
क्या होगा, केवल x को हटा दीजिए और जो बच रहा है वही लिख दीजिए। तो क्या बच रहा है, 5 और y², यही बच रहा था, इसी को लिख दिया गया और यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। और किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन बा में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। तो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो बच्चों ये चौथा क्वेश्चन रहा, इसमें पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम का बच्चों इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है बच्चों। तो किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है ये पता होना चाहिए बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, यहाँ सपोज करिए कोई संख्या a है, तो इसका जो एकात्मक प्रतिलोम होता है इसके नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है बच्चों। तो a में किसका मल्टीप्लाई कर दें, -a आ जाए, तो a में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, -a आ जाएगा। तो इसी को -1 को ही क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स, या हिंदी में इसको योगात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसका कह रहा है, किसका गुणा करने पर, -1 का गुणा करने पर, -1 का गुणा करने पर योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो -1 का गुणा करने पर, अगर एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यहाँ अगर ये जो संख्या दी हुई है और इसका योगात्मक प्रतिलोम जो आ रहा है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 6/-5 -7/6 -7/-6 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें बच्चों पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो अगर ये एक ही साइन में दिया रहे, जैसे पॉजिटिव पूरा कर दिया रहे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इसका एलसीएम ले लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कैंसिल होकर के ये पूर्णांक में आ जाते हैं, तो आसानी से आंसर दिया जा सकता है। लेकिन इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको आप आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस संख्या में यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जबकि ये और ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर ऐसे देख के ही आंसर किया जा सकता है। तो जैसे देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -7/6, -7/6 माइनस में। तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6/5, और इसको -7/6 लिख लेंगे, और ये बच्चों जो हो जाएगा इसको लिख लेंगे 7/6। तो ये पॉजिटिव होने के नाते सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चों। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो इसमें होगी वो होगी 7/6। ठीक है बच्चों, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 7/6, ये ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन सा में, ये इसी ऑप्शन को रख दिया है, तो लिख लीजिए ऐसे साइन के साथ लिख लीजिए, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है कि क्या होता है। तो बच्चों हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल यहाँ ले लीजिए, ऐसे समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, ये इसका सेंटर होता है, और यहाँ से जो सेंटर से इसकी परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो होती है त्रिज्या होती है। तो इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, एरिया, क्षेत्रफल को एरिया भी लिखते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सामने दिया हुआ है, ऑप्शन सामने दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। लेकिन एग्जाम में यहाँ तो पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल का, हो सकता हो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का भी फार्मूला पूछे। तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो बच्चों क्या होता है, जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक तो ये पूछ सकता है, इसके अलावा इसका सरकमफेरेंस, परिधि का परिमाप पूछ सकता है बच्चों। तो इसका जो परिमाप होता है परिधि, तो उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, परिमाप। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा बच्चों, पूरे सर्कल का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अगर यही अर्धवृत्त का परिमाप पूछे, ये अर्धवृत्त का अगर परिमाप पूछे तो क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछा, परिमाप, तो ये जो बच्चों हो जाएगा वो पाई आर प्लस 2r, ये अर्ध परिमाप होता है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट्स कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे केवल एरिया का पूछा था, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये 7वां क्वेश्चन है, इसमें एक सर्कल का एरिया पूछा है। कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो बच्चों अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, उसी फार्मूले में हम रेडियस की वैल्यू रख देंगे, त्रिज्या की वैल्यू रख देंगे और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ दिया है, मान लेते हैं कि एक सर्कल है, यहाँ क्या है, एक सर्कल, ऐसे बना लेंगे, एक सर्कल फिगर बना देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मान लेते हैं त्रिज्या दिया है 7, कितना दिया है 7 मीटर बच्चों, ये 7 मीटर दे दिया आर की वैल्यू। और जो फार्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन में 3.14 भी लेते हैं और 22/7 लेते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिल चीजें हो जाएंगी तो 22/7 लेंगे। तो यहाँ 22/7 और जो आर की वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है 7 मीटर, तो यहाँ 7 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा बच्चों, कितना आएगा 154। अब ये मीटर में दिया था तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों, ये ऑप्शन बा में दिया हुआ है, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन, इसको आप लोग करिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो बच्चों ये 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, घन के आयतन का सूत्र है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो बच्चों घन क्या होता है, एक ऐसा मतलब सॉलिड होता है जिसकी सभी सरफेसेस इक्वल होती हैं, और इसमें कितनी सरफेस, 6 सरफेस होती हैं और 6 एज होते हैं। तो सभी जो सरफेसेस होती हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि घन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे, ठीक है बच्चों, और फिर आधे पे ऐसे ले जाइए इस तरह से, और ये बना लेंगे, ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए और ऐसे, तो ये बच्चों घन हो गया। तो मान लेते हैं कि इसकी जो एक एज है बच्चों ए है, तो हाइट भी वही, ये जो ब्रेथ हो जाता है वो भी ए होती है, और हाइट ये है ए भी ए ही होती है बच्चों। कितनी होती है, ए होती है। तो इसको हम समझेंगे,
तो यहां से जो आयतन इसका होगा, आयतन, आयतन में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है आयतन। तो एक बार ए 3 बार ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। तो आयतन को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, और ए को हमने क्या माना है, भुजा, घन की भुजा माना है, तो भुजा क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फार्मूला होगा। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा घन। सीधे सीधे ऐसे हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ समझा दिए कि कैसी चीजें बनी है। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है आयत का प्रत्येक कोण होता है। ये पूछ रहा है बच्चों, आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने घन का क्वेश्चन किया था, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कितनी सतहें हैं, कितने एज हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो घन में कितनी सतहें होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। कितने एज होते हैं, तो 12 एज होते हैं। और कितने शीर्ष होते हैं, कभी कभी ये पूछता है, तो 8 शीर्ष होते हैं। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कितना होता है, 90 डिग्री। और यही आपसे पूछा है कि आयत के प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है बच्चों। तो यही कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये बा में दिया है, ऑप्शन बा में। और ये 90 डिग्री नाम देकर के बोला है समकोण। क्या बोला है, समकोण बोला है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री होता है बच्चों। इसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब इसमें तो विकर्ण भी होते हैं, जैसे अपोजिट्स, यहाँ जो है शीर्ष को मिलाएंगे यहाँ से, तो इसके विकर्ण होंगे ये। और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि √2, √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है बच्चों। तो पहले परिमेय संख्या पहचाननी आनी चाहिए बच्चों, कि कैसे हम पहचानेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ क्या होता है, कंडीशन है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, अगर लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सब रूट में दिया हुआ है। तो कोई चीज जब रूट में दिया होता है, तो जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकल जाता है, मीन्स उसका वर्गमूल निकल जाता है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। और ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, वो मतलब पूरी तरह से पूर्ण वर्ग में नहीं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसको अगर हम इसको देखें √2, तो √2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब √4 दिया है बच्चों, क्या दिया है, √4। जब इसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, 0.4 है, तो 0.4 को ऐसे लिखा जा सकता है, 4/10 लिखा जा सकता है बच्चों। तो इसका भी सीधे सीधे हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं है। अगला है यहाँ 0.2, रूट में क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको भी हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट।
तो जिसका हम पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, मीन्स वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वो रूट में अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें जो √4 मिला है बच्चों, यही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो यहाँ से कुछ चीजें जैसे डेफिनेशन वगैरह चीजें दी होंगी, देखिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन बा सही है इसका, ऑप्शन बा, जो कि √4 होगा। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, यहाँ कुछ ऐसी संख्याएं दे देगा जिनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और उसको रूट में रखेगा, तो वहां पहचानना जरूरी है बच्चों। अगर वहां आप निकाल लिए तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। बच्चों, 11वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ये स्थानीय मान से, प्लेस वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए। कैसे, इसको एक बार ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 33.328 33.328 में इसका स्थानीय मान, ये जो है इसका डेसिमल के बाद ये जो 2 है उसका स्थानीय मान पूछा है। तो बच्चों हम इसको ऐसे अगर रख सकते हैं, देखिए 10th प्लेस ये 1s पे है, ये 10th पे है, तो जो 10th पे उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। और ये इसमें 1 का होगा तो 3 होगा, प्लस। अब बच्चों यहाँ सबसे जरूरी यही समझना था इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। ये जो होता है 1/10 होता है, ये क्या होता है, दूसरा वाला डिजिट 1/100 होता है, ये क्या होता है 1/1000 होता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 3/10 लिखा जाता है, प्लस इसको जो लिखा जाता है 2/100 लिखा जाता है। इधर से 2 डिजिट है तो 2 जीरो, फिर अगर इसको हम लिखना हुआ तो 8/1000 कर देंगे बच्चों। और हमसे 2 का पूछा है, इसी का पूछा है, तो इसी को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी को बाहर निकाल लीजिए ऐसे, और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल होगा, तो 2 एक डिजिट है, एक डिजिट और लिखेंगे यहाँ, और यही आंसर इसका 0.02 इसका आंसर होगा। और 21 ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन द में इसका दिया हुआ है, और ये ऑप्शन द इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है, ये एक घातांक से संबंधित, जो घातांक चैप्टर होता है उसी संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 to the power x plus 1 equal to 16, 2 की पावर x plus 1 equal to 16। तो x का मान पूछ रहा है बच्चों। तो बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसे, जैसे 2 पावर x plus 1 equal to 16 ये दिया हुआ है। तो बच्चों जो बेस यहाँ है, इसको यहाँ बेस है 2, तो इधर भी बेस 2 ही बनाना होता है। तो जब सेम बेस हो जाएंगे तो कंपेयर कर लेते हैं, जब बेस सेम हो जाएंगे तो इन्हें दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे, घातों का कंपैरिजन हो जाता है और आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे x plus 1। बच्चों 16 को क्या लिखा जा सकता है, 16 को 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो बेस 2 बना लीजिए, और कितनी बार है, 4 बार 2 है, तो यहाँ पावर 4 कर देंगे बच्चों। और फिर देखिए जब बेस दोनों तरफ सेम हो जाते हैं तो पावर का कंपैरिजन कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो x plus 1 होगा, x plus 1 वो कितना होगा, 4 होगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 4 minus 1, x equal to 3, और यही आंसर हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू ही पूछा था। 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, बा में दिया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपके क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। जो चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि वृत्त के फार्मूले वगैरह, अर्धवृत्त का, उसको आप लोग बाकायदे नोट कर लीजिए, और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और बच्चों बढ़िया मेहनत से पढ़िए, एक लगन से होनी चाहिए कि हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं, 25 में 25 मैथ्स में लाने हैं। जब आपके अंदर ये संकल्प होगा तो आप
अवश्य लाएंगे बच्चों। तो इन चीज़ों को जो मैंने बताया बच्चों, आप लोग कॉपी पर इसको बाकायदे नोट करके एक नोट्स बना लीजिए और अपनी चीज़ों को सही करिए। ठीक है बच्चों। और अगर आपके दोस्त वगैरह या कोई भाई बहन डीएलएड कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो इन क्लासेस को उनको भी शेयर करिए ताकि अपना जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा आगे बढ़ सके बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।